बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओशियानिक केमिकल्स इट्स अ बिजनेस और इस सवाल के अंदर बेसिकली जो प्रोडक्शन प्रोसेस बताया गया है, पहले तो सवाल की स्टोरी को आपने स्केच आउट कर लेना है ताकि आपको ये पता हो कि सवाल में एक्चुअली कहानी क्या है जिसको जिसकी बेस के ऊपर ये सारा फिगर वर्क हमें बनाना होगा। इसमें दो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं और जो फर्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको जब आप कंप्लीट करते हो तो दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। वन इज कॉल्ड सिग्मा एंड द सेकंड इज कॉल्ड बीटा, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बनती है विच इज़ कॉल्ड जी। तो बाय प्रोडक्ट को मैं इस प्रोसेस के नीचे लिख रहा हूँ और मेन जो प्रोडक्ट्स हैं सिग्मा और बीटा इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। अब ये जो बीटा है ये इसके बाद फिर प्रोसेस होता है फर्दर, और प्रोसेस होने के बाद ये फाइनली बन जाता है थीटा, और फिर ये थीटा मार्केट के अंदर सेल होता है। और इनकी सेलिंग प्राइसेस भी बताई हुई हैं कि जो सिग्मा है वो 300 का सेल होता है, जो थीटा है वो 500 का सेल होता है, और जो जी है ये 40 का सेल होता है। अब जो जॉइंट कॉस्ट है यानी कि स्प्लिट ऑफ, आप देखें कि इसमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहाँ है जहाँ पे ये सब कुछ अलग हो रहा है। दिस इज़ द स्प्लिट ऑफ पॉइंट कि जिस वक्त आपका पहला प्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म होता है तो आपकी सारी प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो जाती हैं। तो अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है इसकी कॉस्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सिग्मा और बीटा के दरमियान, क्योंकि जी तो बाय प्रोडक्ट है, इसकी तो जो भी रिकवरी वैल्यू होगी वो हम मेन कॉस्ट में से माइनस करके जो कॉस्ट बचेगी उसको इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसके लिए हमें सवाल में जो वो मेथड अडॉप्ट करने को कह रहा है वो अगेन नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बेसिस के ऊपर वो कह रहे हैं कि आप इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं। यहाँ पे जो चंद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम सवाल में पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि 5% का आपका नॉर्मल लॉस होता है हर प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि जो प्रोडक्शन है और जो रिफाइनिंग है दोनों में 5% का नॉर्मल लॉस होगा। ये आपको याद रखना होगा। आपने सिग्मा और बीटा जो है इसमें जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है। ये दो मेरी प्रोडक्ट्स हैं और इसको आपने नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बेस के ऊपर करना है, ठीक है जी। और जो प्रोसीड्स हैं बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट है मेरी जी, इसकी जो सेल प्रोसीड्स हैं उसको एज रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट ट्रीट करूँगा, यानी कि जो मेरी टोटल कॉस्ट इनकर हुई होगी उसमें से जी की जो सेलिंग प्राइस है उसको हम माइनस कर देंगे। ये अब एक ओवरऑल स्केच बनता है हमारे पास। हम इस स्केच की बुनियाद के ऊपर हम पहले जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी कॉस्ट देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट क्या क्या है। हमने मटेरियल कॉस्ट इंकर की है। मटेरियल कॉस्ट जो है वो स्ट्रेट अवे हमें बताई हुई है 3 मिलियन है, और 50 रुपीज़ पर केजी इज़ द रेट, और 3 मिलियन इज़ द कॉस्ट, ठीक है। और अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि कितने केजीज, तो यहाँ से अब आप रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं। 3 मिलियन को डिवाइड कर दें आप 50 से, यू विल गेट टू द नंबर ऑफ 60,000। तो इसका मतलब 60,000 केजी का मटेरियल आपने इस्तेमाल किया। उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर टोटल बताया हुआ है 2.5 मिलियन। दिस इज स्ट्रेट वे गिवन फिगर। और इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 1850,000। ये आपकी टोटल जो खर्चा हुआ वो उन्होंने बता दिया है। और इसी तरह जो क्वांटिटी आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाली वो 60,000 केजीज है, ठीक है जी। अब जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस, वो दैट इज़ 5%। अगर मैं 60,000 का 5% वर्कआउट करूँ तो इट इज़ सिंपली 3,000। अब नॉर्मल लॉस जो है वो किस प्राइस के ऊपर सेल होता है ये इस बारे में सवाल साइलेंट है, तो इसलिए वी विल कंसिडर कि वो ज़ीरो पे सेल होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें कोई दी हुई नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो जी की जो रिकवरी वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो जी एक्चुअली कितनी क्वांटिटी में आपने प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटीज़ आपको बता दी हुई हैं कि जी जो कि आपका बाय प्रोडक्ट है इसको आपने 5845, ये वो क्वांटिटी है 5845 जिसमें आपने इसको प्रोड्यूस किया। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसकी सेलिंग प्राइस से तो यू कैन वर्क आउट के 2,33,800 रुपये
सो इसको जान से बनता है 2,33,800 बनता है। और इसको सवाल कह रहा है खुद ही से कि इसको ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन द जॉइंट कॉस्ट। तो इसका मतलब मैं 2,33,800 जो मेरा जो बाय प्रोडक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट जितने का सेल हुआ उसको मैं मेन कॉस्ट में से माइनस कर लूँ, यानी कि 2,33,800 ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अब मेरे पास जो कॉस्ट बची दैट इज 7,11,6,200। सो ये हमारे पास कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट से हमने बनाया क्या? इस कॉस्ट से हमने कुछ प्रोडक्शन किया है, राइट। सो हमारे पास जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो 57,000 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमने प्रोडक्शन एक्चुअली कितना किया है। सो एक्चुअली जो हमने प्रोडक्शन किया है वो ये लिखा हुआ है 34,800। तो अब मैं जब अपनी प्रोडक्शन साइड की तरफ आता हूँ कि क्वांटिटी में मैंने प्रोड्यूस किया 34,800 और 16,055 और 5,845, ये मैंने टोटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो प्रोड्यूस की हैं। अगर मैं इसको टोटल कर लूँ तो व्हाट आई गेट इज़ 56,700, ये मैंने प्रोड्यूस किया है। लेकिन जो मेरे पास एक्चुअली प्रोडक्शन आनी चाहिए थी वो तो आनी चाहिए थी, इफ़ वी जस्ट कंपेयर दिस नंबर, ये वो प्रोडक्शन मैंने जो एक्चुअली की है, लेकिन जो प्रोडक्शन आनी चाहिए थी वो तो 57,000 थी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। सो वो एबनॉर्मल लॉस कितना है? वो एबनॉर्मल लॉस हमें तो 57,000 प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 56,700 हुई, तो इसका मतलब 300 का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है ना। ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसके ऊपर हमने कॉस्ट कितनी इनकर की, ये हमें फाइंड आउट अगर कर लें हम तो उससे होगा ये कि हमारी ये जो अभी तक कॉस्ट आ रही है, हमें ये तो पता है ना कि हमारी एबनॉर्मल, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग, कि जो एबनॉर्मल लॉस है उसको बिल्कुल फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक फिनिश गुड्स की तरह ही ट्रीट किया जाने वाला आइटम है। तो अब अगर मेरी जो टोटल कॉस्ट लगी है इस प्रोसेस पे वो 711,6,200 है, और मैं उससे ये चीज़ें बना रहा हूँ, ये और ये। तो अब क्या मैं ये इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, और ये सारे कंप्लीट हैं अगर, तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इस 300 के ऊपर खर्चा कितना है? जी बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है? वो आप ऐसे करें कि 7,116,200 ये वो टोटल है जो आपने खर्चा किया है। इसको डिवाइड करें जो आपने जो आपकी टोटल प्रोडक्शन है। सो 34,800 मैंने प्रोड्यूस किया, इसके लिए मैंने ये खर्चा किया। इसी तरह 16,055 इज़ द प्रोडक्शन और 300 इज़ द प्रोडक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ क्वांटिटीज से, तो मैं 5,845 को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा? तो 5,845 है क्या? ये एक्चुअली मेरी बाई प्रोडक्ट है, और बाई का प्रोडक्ट को तो मैंने कोई कॉस्ट चार्ज ही नहीं करनी होती। मैंने तो कॉस्ट चार्ज करनी है अपनी मेन जॉइंट प्रोडक्ट्स को, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो। सो अब यहाँ से आई कैन वर्क आउट द पर यूनिट वैल्यू, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 300 से, तो ये मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो एबनॉर्मल लॉस की है। सो एबनॉर्मल लॉस के ऊपर जो मैंने एक्चुअली कॉस्ट इंकर की है वो बनती है 41,733, ठीक है। सो ये 41,733 वो कॉस्ट है जो मैं अपने एबनॉर्मल लॉस के लिए के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। तो मेरी जो एबनॉर्मल लॉस का जो खर्च है अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 41733 बच जाता है। माइनस कर दूँ तो व्हाट आई गेट इज 7,074,467। तो ये वो कॉस्ट है जो बच रही है, जो मैंने अब डिस्ट्रीब्यूट करनी है मेरी जो मेन दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान। तो वो मेन दो जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? एस और बी, यानी कि सिग्मा और बीटा। तो सिग्मा और बीटा के लिए जो कॉस्ट है वो ये बच रही है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये सिग्मा की क्वांटिटी पड़ी है, ये बीटा की क्वांटिटी पड़ी है, और ये एबनॉर्मल लॉस की है, ठीक है। तो आपने एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अलग कर दी। तो इसी तरह मल्टीप्लाई बीटा की
क्वांटिटी से करके बीटा की वैल्यू भी अलग कर लें, नो, ऐसा इसलिए नहीं हम करेंगे। सिग्मा और बीटा की हम इस तरह वैल्यू अलग इसलिए नहीं करेंगे कि हमने जो सिग्मा और बीटा की एलोकेशन करनी है वो सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बेस के ऊपर करनी है। अगर ये रिक्वायरमेंट मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ और मैं सिर्फ क्वांटिटीज़ की बेस के ऊपर करूँ तो फिर बिल्कुल एवरेज जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे उसको यहाँ जैसे यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई किया है, अगर 34,800 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एवरेज बेस के ऊपर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना। सो हमने सबसे पहले टोटल जो हमारा खर्चा हुआ उसमें से बाय प्रोडक्ट यानी कि जी जो है उसकी सेलिंग प्राइस निकाल दी ताकि वो पैसे बच जाएं जो असल हमें जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो रिकवर हो रहे हैं ना, तो जो जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें से जो खर्चा हुआ है एब नॉर्मल लॉस के ऊपर वो हमने एवरेज बेसिस के ऊपर निकाल दिया, अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास वो पैसे बच गए जो एक्चुअली हमारा खर्चा है जो चार्ज होना चाहिए हमारी दो मेन प्रोडक्ट्स सिग्मा और बीटा को। अब अगर हमारे सामने इसके सामने दो एनआरवीज आ जाएं, नेट रिलाइजेबल वैल्यूज सिग्मा की और बीटा की, तो ये कॉस्ट इजीली इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसकी बेस के ऊपर। लेकिन एनआरवी ही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि बीटा तो अभी सेल हो ही नहीं रहा, बीटा तो सेल हो रहा है यहाँ पे जाके, तो बीटा की मेरे पास सेल्स वैल्यू वर्कआउट हो रही है इस पॉइंट पे। सो यहाँ पे ये सेल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस सेल्स वैल्यू में से ये कॉस्ट माइनस कर दूँ तो मैं उस पॉइंट की सेल्स वैल्यू पे आ जाऊँगा जो स्प्लिट ऑफ के ऊपर है, और इसी तरह जो सिग्मा है उसकी तो सेल्स वैल्यू आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दी हुई है। तो इसका मतलब सिग्मा जो है जो मेरा फर्स्ट मेन प्रोडक्ट है उसकी तो मैं बड़ी आसानी से वर्कआउट कर सकता हूँ कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर क्या नेट रिलाइजेबल वैल्यू बनेगी। तो आप वो देखें कितनी बनेगी, 34,800 क्वांटिटी है और ये सिग्मा जो है 300 रुपये का सेल होता है। तो 34,000, इसका मतलब ये एक एनआरवी तो बहुत ही आसान है सिग्मा के केस में। सो 34,800 मल्टीप्लाइड बाय 300, सो ये हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बीटा के केस में इतना इजी नहीं है। बीटा के केस में हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी और हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी सेल्स वैल्यू कितनी बनती है। तो सेल्स वैल्यू अगर आप देखें सवाल में तो वो इन्होंने बताया कि जी सिग्मा तो 500 रुपये का एक यूनिट सेल होता है, सॉरी थीटा, क्योंकि सॉरी सिग्मा बोल देता हूँ मैं बार बार, थीटा सेल होता है 500 का। थीटा इज़ बेसिकली व्हाट, ये है जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रहा है। बीटा थीटा में कन्वर्ट होकर सेल होता है, बीटा इटसेल्फ सेल नहीं होता है। सो थीटा 500 रुपये का सेल होता है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि बीटा पहले थीटा में कन्वर्ट होगा और थीटा कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे देखें थीटा प्रोड्यूस हो रहा है 15,200 इज़ द क्वांटिटी। तो इसका मतलब 15,200 को हम मल्टीप्लाई करके 500 से ये वर्कआउट कर सकते हैं कि इसकी सेल्स वैल्यू कितनी होगी, तो इट विल बी 7.6 मिलियन। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें जो हमारा खर्च हो रहा है तो हमारा खर्च जो है वो अगर आप देखें क्या क्या हो रहा है, सो हमारा खर्चा हो रहा है 3,50,000 और 8,90,000। सो हमारा जो खर्च हो रहा है वो 3,50,000 और 8,90,000, ठीक है। सो ये हमारा खर्चा है। अगर मैं इसको जमा कर लूँ तो ये 12,40,000 बन जाता है। 12,40,000 मेरा टोटल खर्चा हो रहा है। अब ये जो 12,40,000 का खर्चा हो रहा है इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ये किस किस आइटम के ऊपर हो रहा है। ये डेफिनेटली आपके जो रिफाइनिंग प्रोसेस है जो ग्रीन से मैंने यहाँ शो किया हुआ है, इस प्रोसेस में ये खर्चा हो रहा है 12,40,000। सो 12,40,000 से मैं क्या कर रहा हूँ, 12,40,000 से मैं कर ये रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्शन बना रहा हूँ। वो प्रोडक्शन क्या है, 16,055 से शुरू होती है। 16,055 ज़ाहिर बीटा की क्वांटिटी है, तो मैं 16,000 जब मेरा पहला प्रोसेस ख़त्म होता है तो मेरे पास एक बीटा बनता है जो कि 16,055 है, ठीक है। 16,055 ये बीटा है। अब इसमें से 5% नॉर्मल लॉस हो जाना है, ठीक है जी। सो अगर मैं 5% नॉर्मल लॉस माइनस कर दूं तो मेरे पास जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15,252।
लेकिन मैं एक्चुअली प्रोड्यूस कितना कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 15,200। इसका मतलब मैं 5% लॉस के अलावा भी कुछ लॉस कर रहा हूँ, दैट इज 52 यूनिट्स या किलोग्राम्स। ठीक है, सो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हम कर रहे हैं, राइट। सो अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था कि हम जितना खर्च कर रहे हैं इसमें से पहले तो ये फाइंड आउट करें कि एक यूनिट पे हम कितना खर्चा आता है। सो 12,40,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, जो मेरी टोटल प्रोडक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15,200, दिस इज़ द गुड प्रोडक्शन, और साथ में 52 इज़ द एबनॉर्मल लॉस। बिल्कुल वही काम किया मैंने जो अभी यहाँ पीछे किया था, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो इसका मतलब 15,252 से एक्चुअली मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 15,200 से, तो एक्चुअली ये किस चीज़ की कॉस्ट आ जाएगी, ये उस प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी जो मेरी गुड प्रोडक्शन है। 15,200 किसकी प्रोडक्शन है? 15,200 इज प्रोडक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये 15,200 इज द प्रोडक्शन ऑफ थीटा। सो 15,200 की जो वैल्यू बनती है वो बनती है, इफ़ यू जस्ट सॉल्व दिस, तो इट इज़ 1,2,3,5,7,7,2। ठीक है, सो ये वर्कआउट हो गई। नाउ अब अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास ये भी हमें पता है कि एक्चुअली इसका थीटा का सेल्स रेवेन्यू कितना है। सो ये सेल्स रेवेन्यू लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर लूँ तो व्हाट आई गेट इज 6,3,6,4,2,2,8। ठीक है, सो मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि 7.6 मिलियन इस पॉइंट पे सेल्स वैल्यू थी। ठीक है, ये सेल्स वैल्यू, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये जो कॉस्ट थी ये इसमें से माइनस कर दी। ये कॉस्ट कितनी थी जो इस प्रोसेस में लगी थी, वो ये अभी हमने वर्कआउट किया है, दिस इज द कॉस्ट जो भी हमने वर्कआउट किया है। सो ये अगर हमने माइनस कर दी तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है 6,3,6,4,2,2,8, ये किस पॉइंट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, ये इस पॉइंट की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की। ठीक है, सो हमारे पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ चुकी है। सो अब आपने करना ये है कि नाउ, ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है एक जो हमने वर्कआउट की, और एक ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसकी है, ये इसकी है, और ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसकी है, इसकी है। सो इस बेस के ऊपर आपने किस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको। ठीक है, सो ये आप कैलकुलेशन बनाएंगे और फिर अपना आंसर जो है वो बेशक इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर अपना आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे हमारे साथ। ठीक है जी, ओके, होपफुली यू हैव डन इट। और आपने करना ये है कि पहले 34,800 को 300 से मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट टू दिस नंबर। और दूसरा नंबर जो है वो हमने आपको बताया था कि वो ये वाला है। ठीक है जी, सो 6,3,6,4,2,2,8। सो इन दो वैल्यूज़ को लें, इसकी बेसिस पे आपने अपॉर्शनमेंट करनी है। तो 6,3,6,4,2,2,8 और 1,0,4,4,0,0,0 इस बेसिस पे अपॉर्शन करना है। और ये एनआरवीज हैं एक्चुअली, और किस वैल्यू को, जो आपकी जॉइंट कॉस्ट थी, आपने कहा था जो सिग्मा और बीटा में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो ये जॉइंट कॉस्ट थी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 7,074,467। सो 7,074,467 ये वो कॉस्ट है जिसको आपने इस बेसिस पे तकसीम कर डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हमें ये दो वैल्यूज़ एक्चुअली मिलनी चाहिए। सो मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वैल्यू कैसे बनेगी। आपने करना ही है, लेट्स असाइन देम नंबर्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नाउ इफ आई से कि दिस इज फिगर नंबर 5, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से। और इसी तरह इफ आई से दिस इज 6, तो 6 कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई गेट दिस।
आई गेट दिस नंबर 5 and 6। ठीक है। सो ये आपने बड़ी कामयाबी के साथ जॉइंट कॉस्ट जो है वो एलोकेट कर ली हैं टू द जॉइंट प्रोडक्ट्स। और दिस इज़ इट। अब इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।